नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि आज दोनों सदनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज निपटाए गए, कैसा रहा प्रश्नकाल और किस विधेयक पर हुई चर्चा। अगले आधा घंटे में ये सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने को लेकर 19 सांसदों का निलंबन। टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3 और वाम दलों के 3 सदस्य इस हफ्ते की शेष बैठकों के लिए निलंबित। प्रस्ताव ध्वनिमत से मंजूर। विस्तृत चर्चा के बाद फैमिली कोर्ट संशोधन बिल 2022 लोकसभा से पारित। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया जवाब। कहा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की पारिवारिक अदालतों के गठन के साथ ही उनके निर्णयों को मिलेगी कानूनी मान्यता। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन। सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को दोनों सदनों में दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के सम्मान में रखा गया कुछ पलों का मौन। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में आज 7वें दिन भी अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन में व्यवधान पैदा करने और आसन के नज़दीक नारेबाजी कर रहे 19 सांसदों को इस हफ्ते की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर करगिल के शहीदों को याद किया गया और सदन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। उन्होंने बताया कि कई सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिए हैं। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही में अवरोध पैदा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, I received notices for suspension of Rule 267 of suspension of rules. You don't want to hear this? Thank you. Thank you. House is adjourned to 12 o'clock. दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर अवरोध जारी रखा। उपसभापति ने अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अवरोध नहीं थमा और कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस सदन ने रिजोल्यूशन लिया है कि क्वेश्चन आवर को चलने देंगे। माननीय सदस्यगण, प्लीज माननीय संजय सिंह जी, गो बैक टू योर सीट। आई एम अगेन वार्निंग यू। मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर रहा हूं आपसे निवेदन के लिए। दोपहर 12:20 पर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर गतिरोध और नारेबाजी के बीच ही उपसभापति ने प्रश्नकाल चलाया। उन्होंने अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने की अपील दोहराई। दिल में आकर नारा लगाना, ताली बजाना बहुत ही अशोभनीय आचरण है। प्लीज अपनी सीट पर जाइए। ये पूरा देश देख रहा है कि आप सदन में विल में वो करके आप सवाल नहीं चलने दे रहे हैं। ये शोभनीय आचरण नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। विजयपाल सिंह तोमर। उपसभापति की अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा और प्रश्नकाल समाप्त होते ही उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। Moving to other question number. The time is over. House stands adjourned till 2 p.m. भोजनावकाश के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सत्ता पक्ष से महंगाई पर चर्चा शुरू कराने और विपक्ष से चर्चा में सहयोग करने की अपील की, जिसका कई सदस्यों ने समर्थन किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो महंगाई पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो और विपक्ष से भी अपील करता हूं कि वो अगर चर्चा शुरू हो तो उसमें कोऑपरेट करें। And we hope that the government would come to and understand the sense of the House, which clearly states that a debate should be taken, sir, on, my request is, sir, on price rise, GST, and Telangana is ravaged with floods, sir. Kindly take up the issue, sir.
इसके बाद उपसभापति ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली से संबंधित संशोधन विधेयक पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया। उन्होंने सीपीएम के रंजन भट्टाचार्य को मौका दिया, लेकिन विकास रंजन भट्टाचार्य ने विषय से अलग बोलना शुरू किया तो उपसभापति ने उन्हें विषय पर ही बोलने के लिए कहा। You speak on the subject, only that will go on record, sir. Please. इसके बाद उपसभापति ने बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा को विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। राकेश सिन्हा ने अपनी बात शुरू की। इस बीच टीएमसी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य विरोध जताते हुए आसन के नजदीक आ गए और नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आगाह भी किया कि अगर वे अपना यह आचरण जारी रखते हैं तो वो इन सदस्यों का नाम नहीं लेने के लिए विवश हो जाएंगे, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नियम 256 के तहत व्यवधान पैदा कर रहे 19 सदस्यों को इस हफ्ते की शेष बैठकों के लिए निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने मत विभाजन की मांग रखी, लेकिन उपसभापति ने कहा कि वो मत विभाजन के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक नारेबाजी कर रहे सदस्य वापस अपने स्थान पर नहीं जाते वो मतदान की अनुमति नहीं दे सकते। विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक ही नारेबाजी करते रहे और सदन ने ध्वनि मत से 19 सांसदों के निलंबन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने सदन की बैठक 15 मिनट के लिए फिर से स्थगित कर दी। जाइए, मैं वोटिंग के लिए मौका दे रहा हूं। सीट पर जाइए, मौका मैं देने को तैयार हूं। मोशन इज अडॉप्टेड। Above mentions are suspended for the remaining part of this week. जो माननीय सदस्य सस्पेंड हुए हैं उनको प्लीज वो हाउस सदन से बाहर जाए, हाउस को चलने दे प्लीज। हाउस एडजर्न फॉर 15 मिनट्स। दोपहर 2:38 पर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पहले जैसा ही नजारा दिखा। पीठासीन उपाध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता ने निलंबित सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन जब वे सदस्य सदन से बाहर नहीं गए तो उन्होंने बैठक 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित कर दी। If you do not go back to your seat, and the suspended members do not withdraw, then there will be no order in the house. So please go back to your seats. Please go out of the house and let the house function normally. The house is adjourned for 1 hour. दोपहर 3:38 पर जब उच्च सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो पहले जैसी स्थिति बरकरार रही। अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। So I request again to withdraw from the house and let the house function normally. The house can adjourn to meet at 11 hours on Wednesday, the 27th July 2022. सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने का हालिया फैसला विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से लिया था। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। ये सही है कि लखनऊ के जीएसटी काउंसिल की बैठक में 45वीं परिषद की बैठक में एकीकरण पर मंत्रियों का एक समूह जीओएम बनाया गया था। इस समूह के सदस्य इस प्रकार थे: कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई, तारकिशोर प्रसाद जी उप मंत्री बिहार, मोविन गोडिहोन जी परिवहन और पंचायती राज मंत्री गोवा, श्री के.एन. बालागोपाल वित्त मंत्री केरल, श्री शांति धारीवाल स्थानीय निकाय और शहरी विकास मंत्री राजस्थान, श्री सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री चंद्रिका भट्टाचार्य अमित मित्रा वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल, जो 22 नवंबर 21 को श्रीमती चंद्रिका भट्टाचार्य शहरी विकास और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया। इस तरह स्पष्ट होता है कि रेजोल्यूशन में केरल के भी लोग थे, बंगाल के भी लोग थे, राजस्थान के भी लोग थे और जीओएम अपने सर्वसम्मति से निर्णय लेता है। इन सबके स्वीकृति के आधार पर ही जीओएम ने अपना निर्णय काउंसिल ने निर्णय लिया। राज्यसभा में आज सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से करगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में सदन में कुछ पलों का मौन भी रखा गया।
Today is the 23rd anniversary of the Kargil Vijay Divas. On this day, in the year 1999, our brave and fearless soldiers worsted enemy forces occupying high-altitude peaks of Kargil, resulting in a momentous victory of our country. The exemplary courage, selfless dedication, and unflinching determination displayed by our soldiers in adverse conditions will always be remembered. Their unparalleled valor and gallantry will continue to inspire generations after generations to dedicate themselves to the cause of the nation. Today, on behalf of the whole House, on my own behalf, I pay glowing tributes to the indomitable spirit and supreme sacrifices of our brave soldiers who went beyond their call of duty to protect our motherland and secure our lives. I request members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of all those brave soldiers who laid down their lives for our country. रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे लोकसभा की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा। बने रहिए हमारे साथ। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ओलंपिक्स में मिले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। देखना ना भूलिए भारत एक सोच मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। महंगाई, जीएसटी और अन्य मुद्दों पर बीते हफ्ते से चला आ रहा गतिरोध लोकसभा में आज भी बरकरार रहा। हालांकि भोजनावकाश के बाद कुटुंब न्याय संशोधन विधेयक 2022 पर अच्छी चर्चा हुई और ये विधेयक सदन से पारित भी हुआ। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने उनके उत्तर भी दिए। गतिरोध करने वाले सदस्यों ने अब से अपने स्थान पर लौटने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद नारेबाजी के लिए नहीं, चर्चा और संवाद के लिए है। आपका सदन है, आप सदन में चर्चा करें, संवाद करें, सहमति असहमति व्यक्त करें। हम सदन के अंदर मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये सदन तख्तियां लेकर आने के लिए नहीं है। ये सदन चर्चा संवाद के लिए। देश की जनता आपको सदन में आकर तख्तियां नहीं देखना चाहती। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया आप विराजे अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। आपने जो जीएसटी का प्रश्न है वह भी आज लगा हुआ है, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज मैं आपको चाहता हूं कि आप सदन में विराजें। आप सब माननीय हैं, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद चर्चा संवाद के लिए, तख्तियां नारेबाजी के लिए नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बावजूद सदन में व्यवस्था नहीं बन सकी और कार्यवाही 11:45 तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्रवाई 11:45 तक स्थगित की जाती है।
11:45 पर फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो गतिरोध के बीच ही प्रश्नकाल पूरा हुआ। अवरोध के बीच ही मंत्रियों ने आवश्यक दस्तावेज और अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे। गतिरोध के बीच ही शून्यकाल भी हुआ और इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों को उठाया, लेकिन गतिरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2:45 पर फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पहले जैसी ही स्थिति बनी रही। अवरोध के बीच ही नियम 377 के अधीन सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके बाद विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर विचार का प्रस्ताव किया। इस दौरान कार्यवाही में अवरोध नहीं दिखा। विस्तृत चर्चा और मंत्री के जवाब के बाद कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से लोकसभा ने पारित कर दिया। फिर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विस्तृत चर्चा के बाद फैमिली कोर्ट संशोधन बिल 2022 आज लोकसभा से पारित हो गया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर जिले में फैमिली कोर्ट्स का गठन किया जाए ताकि मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई विलंब नहीं करती और हमारा मन साफ है। रिजिजू ने कहा कि जब से वो विधि मंत्री बने हैं तब से रिकॉर्ड संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्पष्ट निर्देश है। विधि और बिल भी लेके आने वाले हैं और ज़्यादातर इस कई फैमिली कमर्शियल इश्यूज जो है वो मीडिएशन में जा सकते हैं। कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है, परंपरा है हमारे कॉन्सिलिएशन का। लीगल काउंसलिंग हम देते हैं और हमारे नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला के और तहसील के जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ हमने अभी नालसा के साथ एग्रीमेंट किए हैं कि लीगल एड काउंसलिंग इस साल से पूरा फ्री किया जाएगा। किसी हमारा जो देश का अभी जयपुर में मैंने अनाउंसमेंट करके आए हैं, हमारे देश में कोई भी नागरिक पैसे नहीं है, उसको लीगल एड नहीं मिल रहा है, छोटा छोटा केस के लिए भटकते हैं, उसके लिए पूरा सरकार नालसा के माध्यम से, हमारे पैनल लॉयर्स है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, हमारा सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर के उसको इस्तेमाल करते हुए हम लीगल एड देने के लिए तैयार किया है। और हम टेली लॉ के माध्यम से न्याय बंधु का तरीके से हम सबको सेवा करने के लिए मोदी सरकार पूरा जोरदार से काम कर रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के जवाब के बाद लोकसभा ने कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। Now the minister may now move that the bill be passed. Sir, I request the House that the bill may be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think ayes have it. The motion is adopted and bill is passed. इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने की और चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। कई सदस्यों ने फैमिली कोर्ट्स में लंबित 11 लाख से ज़्यादा मामलों पर चिंता जताई। सदस्यों की ओर से इनके तेजी से निपटारे की बात भी कही गई है। ये भी कहा गया है कि पारिवारिक न्यायालयों की प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाना चाहिए ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। परिवार जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि मिनिमम जो है इसके अंदर डिस्प्यूट्स जाएं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जजेस वगैरह की नियुक्ति होकर ये केस ठीक हो, लेकिन केसेस हो ही ना ऐसे। फैमिली कोर्ट से ही शुरुआत करिए, महिलाओं को इसमें आरक्षण दीजिए आप। ये उनके भविष्य की बात है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। हमारा क्या कहते हैं, पुरुष प्रधान देश है और जायज सी बात है जब बेंच पूरी पुरुष रहेगी या उसमें ज्यादातर लोग जो है पुरुष लिंग के रहेंगे तो महिलाओं की बातें कम सुनी जाएंगी। वो स्पीकर की कुर्सी जितनी महत्वपूर्ण इस सदन के लिए है, उसी तरह अदालतों के अंदर जजेस की कुर्सी भी बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आप ये मानेंगे कि नहीं इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है तो कौन उसका निपटारा करेगा? आप ही करेंगे। मैं जानता हूं कि महिलाओं के साथ प्रताड़न होता है, मैं जानता हूं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ
लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग डॉरिया एक्ट के तहत हुआ है, जो हम सब के प्रकाश में आता है। शायद उस पर भी विचार करना, क्योंकि थोड़ा सा महिलाओं का 90% अधिकार हो तो भारत में कम से कम 10% मर्दों के भी अधिकार को कई बार स्वीकार करना चाहिए। ये जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, हिंदू संस्कृति के खिलाफ की जो मानसिकता है, वो लिव इन रिलेशन की बात करती है और बड़े प्रेम से कहती है कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और आप इस पर कोई रोका रोकी टोका टोकी नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशन के बाद यदि बच्चे पैदा होते हैं, लिव इन रिलेशन के बाद यदि डिस्प्यूट पैदा होता है, उसका क्या दायरा होगा? क्या ये फैमिली कोर्ट में सोचने की बात या भारत सरकार को सोचने की बात नहीं है कि किस तरह से इन्होंने पॉल्यूशन किया है? 21वीं सदी में दुनिया जा रही है, हम भी जा रहे हैं। जरा सोचिए कि 21वीं सदी में एक लेडी अपने शरीके हयात को चुन रही है, उसे ये नहीं मालूम कि वो किस रिलीजन का है। जब वो उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है या घर का प्रेशर होता है, घर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो मजबूरन वो ये कह देती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये आदमी मुसलमान था या हिंदू था। बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है मीडिया ट्रायल्स का भी। अगर किसी रिश्ते का कहीं भी थोड़ा सा भी सर चांस भी होता होगा ना कि जुड़ जाए या कुछ रियूनियन हो जाए या कुछ सही हो जाए, हमारा लॉ भी वही चाहता है कि जो कॉन्सिलेशन हम करते हैं, कॉन्सिलेशन जब हम लाते हैं तो यही सोचकर लाते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए दोनों की सोच में, दोनों इकट्ठे फिर से हो जाएं, क्योंकि दो जिंदगियां सर जुड़ती हैं बड़ी मुश्किल से। अवरोध के बीच ही लोकसभा में प्रश्नकाल चला। वाईएसआरसीपी सांसद डॉक्टर संजीव कुमार सिंगारी ने पूछा कि हर साल मछली पकड़ने पर 61 दिन का प्रतिबंध लगाया जाता है। इन दिनों में मछुआरों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? Can the minister state whether there has been a study on the efficacy of imposing the 61-day ban in terms of increasing or stabilizing the fish population? It is a scientific advice for conservative and effective management of fishery resources. Sir, this ban is essential to allow regeneration of fish stock, to ensure sustainability and livelihood production of small-scale farmers and traditional fishermen. So these, because of the fisherman community itself, they voluntarily they know that the ban period is necessary, and apart from that, our sea research institutes, they are doing Fish Research Institute, Fishery Survey of India. They are doing survey. The survey tells that the ban period is necessary in this. इसी के साथ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा सवाल पूछा। किसानों का कहना है कि लोकल बैंक जो नो ड्यूज लेने का कहा जाता है, इसमें विजिट चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी और फाइल चार्जेस किए जाते हैं, उसे समाप्त किया जाए, किसानों से अफिडेविट किया जाए। ये मेरी मंत्री जी से यही कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनके सुझाव के ऊपर ज़रा ध्यान दें। वो शुल्क वसूली ख़त्म कर दी गई है, अब किसान से किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। और दूसरा रही बात ऑनलाइन की बात की है, तो ऑनलाइन के अंदर भी जो नए किसान हैं, उन नए किसानों को अगर अपनी फाइल सबमिट करनी है तो उसके लिए उसको वो अगर अपने ई मित्र या जो सेंटर है जहाँ पर जाकर वो अगर करवाते हैं तो उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी फार्म भर के और वो सबमिट कर सकता है, जिससे कि बैंक के पास वो फॉर्म पहुंच जाएगा और उसको कहीं चक्कर काटने की भी ज़रूरत नहीं है और किसान को उसकी केसीसी भी, नई किसानों को केसीसी मिल जाएगी। अवरोध के बीच ही लोकसभा में आज शून्यकाल भी हुआ। इस दौरान बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कोविड महामारी के दौरान कई अभ्यर्थियों की नौकरियों की उम्र सीमा पार कर जाने का मुद्दा उठाया। पूरी दुनिया जानती है कि कोविड-19 महामारी ने सबको हिलाकर रख दिया, जिससे उद्योगों से लेकर नौकरियों तक भयंकर प्रकार से अस्त व्यस्त हुई है। सभी सेक्टर से नौकरियां कम हुई, सरकारी नौकरियां भी इन 2-3 सालों में नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। सिविल सर्विसेज के बहुत से अभ्यर्थी सालों से तैयारी कर रहे थे, कई छात्र तो इंटरव्यू तक पहुंच गए, लेकिन कोविड के कारण अच्छे से तैयारी न कर पाने के कारण इंटरव्यू नहीं दे पाए।
लोकसभा सदस्यों ने नियम 377 के अधीन अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को भी सदन में रखा। माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसको अपने अधीन लेकर इसको विकसित करें। इसमें आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथिक, ज्योतिष चिकित्सा, हर्बल गार्डन तथा फार्मेसी के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञों को समाहित कर विकसित किया जाए। सरकार से अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर जिला को आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिससे कि यहाँ पर बुनियादी आर्थिक विकास का ढांचा तैयार हो सके तथा यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हो सके। करगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में भी करगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया गया और उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। आज संपूर्ण देश हमारी राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध के दौरान कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और विजय प्राप्त की। आज इस अवसर पर हम अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और उनकी वीरता को नमन करता हूं। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी।